देखिए, मेंडल के वंशागत नियम को चल रहा है फिर से पुनः शार्ट के रूप में बताने। पूरे मेंडल के वंशागत नियम और विविधता को, पूरे इनके सिद्धांत को बिल्कुल शार्ट नोट में बताने चल रहे हैं। ध्यान से देखा, 4 शब्दों की शब्दावली एनसीईआरटी ने दिया था। इनहेरिटेंसी, हेरिडिटी, जेनेटिक्स, वेरिएशन। देख रहे हैं, इनहेरिटेंसी को वंशागत, यानी हिंदी में वंशागत को इनहेरिटेंसी, आनुवांशिकता को हेरिडिटी, जेनेटिक, ये जेनेटिक्स शब्द को 1905 में वेटसन ने दिया था। फिर वेरिएशन, चारों 4 शब्द हैं, चारों शब्दों का परिभाषा भी अलग है। इसके पहले वाले ये पार्ट में आप लोगों को मैं पढ़ा दिया हूँ, परिभाषा केवल बोल दे रहा हूँ। जिनको न याद हो तो ये वीडियो उसको भगा करके या रोक करके जो शब्दकोश हम बोल रहे हैं उसका नोट्स तैयार कर लेंगे। इनहेरिटेंसी को, वंशागत को मेंडल ने कहा था कि माता पिता के लक्षण वंश में स्थापित होने की प्रक्रिया को वंशागत कहा। यानी कि माता पिता के लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी वंश में स्थापित होते हैं, उसे उन्होंने वंशागत कहा। दूसरा चीज हेरिडिटी क्या है? माता पिता के लक्षण वंश में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थापित होने के बाद, माता पिता के लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी वंश में स्थापित होने के बाद उनमें जो लक्षण स्थापित हुए हैं उस लक्षणों की समानता और विभिन्नता का अध्ययन आनुवांशिकता कहलाता है, जिसको हेरिडिटी कहते हैं। एनसीईआरटी ने कहा जेनेटिक क्या है, जिसको जेनेटिक्स शब्द के नाम से वेटसन ने फॉलो किया था, प्रतिपादित किया था। जेनेटिक्स यह है, ये वेरिएशन देख रहे हैं ना, यानी कि वंशागत होने वाले कारक और उस कारक के चलते जो विभिन्नता उत्पन्न हो रहा है, तो दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करना भाई। किसी जनरेशन से, यानी कि जनरेशन से जो तुलना की जाती है पेरेंट्स का, तो पेरेंट्स का तुलना जनरेशन से करने का मतलब क्या है? जेनेटिक्स कह रहा है कि जो पेरेंट्स था, माता पिता जो थे, उनके लक्षण को कहाँ भेजा गया? क्रॉस के माध्यम से पेरेंट्स में। तो पेरेंट्स में गए तो एक प्रकार से इनहेरिटेंसी दर्शा रहा है, माता पिता के लक्षण पेरेंट्स में गए। अब पेरेंट्स में जाने के बाद क्या सभी लक्षण समान थे? कुछ असमान थे, कुछ समान थे। इसी वेरिएशन को, इसी इनहेरिटेंसी को, यानी कि वेरिएशन और इनहेरिटेंसी को तुलनात्मक अध्ययन करना ही जेनेटिक कहलाता है। ठीक है ना? आपकी किताब में विज्ञान की या जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिकी नियमों के, ठीक है ना, वंशागत कारकों का समानता और विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है, उसे जेनेटिक्स कहते हैं। ये सब वो लिखे हैं। लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से यही है कि इधर इनहेरिटेंसी टू द वेरिएशंस कंपेरिजन्स बाय जेनेटिक्स, यानी कि इनहेरिटेंसी का कंपेरिजन और वेरिएशन का, दोनों का स्टडी करना ही क्या कहलाता है? जेनेटिक्स। आइए, मेंडल अपने बागीचे में, चूँकि ब्रूनशहर ऑस्ट्रिया के निवासी थे, उन्होंने पादरी के रूप में उस बागीचे के अंदर, इस चर्च गृह के अंदर कार्य करना शुरू किया और 1856 से टी प्लांट्स पे पाइसम सेटाइवम के ऊपर 1856 से खोज शुरू किया और 1863 तक, एनसीईआरटी ने कहा है 63 तक, आपके अन्य जो हेल्पर बुक है उसमें दिया है 65, लेकिन एनसीईआरटी पैटर्न आप ज़्यादा करिएगा लागू, डेट याद रखिएगा, 1863 तक लगातार खोज किया। और उन्होंने जब खोज किया, अपने प्रयोग को जब वो प्रारंभ किए, तो आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले उन्होंने कारक देखा। मटर के पौधे में वो जब खोज शुरू किए तो एक ही जोड़ी लक्षण के ऊपर खोज करना शुरू किया। तो जब एक जोड़ी लक्षण जब खोज शुरू किए तो कारक का प्रयोग किया। लक्षण को कारक ही निर्धारित करता था। लक्षण के प्रारूप होते थे। लक्षण के देखिए, यानी लक्षण, प्रत्येक लक्षण की कोई ना कोई विशेषता होती है, विशेषता ही लक्षण होता है। ठीक, इस विशेषता लक्षण को कारक ही पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाता था। मेंडल से पूछा गया तो कारक बताते थे, उस कारक को कहते थे कोई रासायनिक फैक्टर है, कोई रासायनिक एलिमेंट है जो पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण को ले जा रहा है। ओके, उन्होंने इस लक्षण को बताया प्रारूप
अर्थात लक्षण का प्रारूप होता है दो, जिसको एनसीईआरटी ने ट्रेट कहा। क्या कहा? ट्रेट। तद्रुप कहा, तद्रुप। एनसीईआरटी ने क्या कहा? तद्रुप, ट्रेट कहा। जैसे पौध का आकार, ये देख रहे हैं, यह है पौध का आकार। तो ये पौध का आकार विशेषता लक्षण है, यह है पौध का आकार लंबा। पौध का आकार पहला क्या मिला? लंबा। और लंबा के बाद से उन्होंने इसी मटर का दूसरा तद्रुप बौना खोजा। तो लक्षण में दो ट्रेट मिले, एक लंबा मिला और एक बौना। बौना को कारक से टी कारक, चाहते तो एक ही टी को व्यक्त करते, ठीक, लेकिन चूंकि एक ही कारक के चलते ये व्यक्त तो होगा नहीं, चूंकि ये जोड़ी में उपस्थित होते थे। चूंकि इस गुणसूत्र पर यह टी था, इस गुणसूत्र पर यह टी था, तो जोड़े में होने के नाते से ये लंबापन को दर्शाए, ठीक, कारक। और ये बौना पौधा है, तो ये भी इस तरह से जोड़े में ये दोनों गुणसूत्र पर ये कारक उपस्थित थे। और जहाँ गुणसूत्र पे निश्चित बिंदु पे जो कारक उपस्थित होता था उस स्थान को लोकस भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से समजात गुणसूत्र, ये समजात जीन है, ये भी समजात होमोलागस जीन, इसको ये होमोलागस क्रोमोसोम पर होमोजीनस है, ये होमोजीनस। समजीनी ये है सम, लेकिन ये प्रबल लक्षण है और ये अप्रबल, ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव। उन्होंने प्रयोग जब प्रारंभ किया, आइए अब इधर चलते हैं। प्रयोग जब प्रारंभ किया तो मटर का पौध, उनके सफलता का कारण क्या था कि मटर का पौध द्विलिंगी होता था, कम समय में उसका लाइफ साइकिल पूरा हो जाता था। द्विलिंगी पुष्प होने के कारण सेल्फ पॉलिनेशन जल्दी हो जाता था, जल्दी शुद्ध नस्ली वंशज प्रयोग में उनको मिल जाते थे, ठीक है ना। यही सब कारण थे उनके सफलता का। लेकिन अपने प्रयोगशाला में, उस बगीचे में जब वो प्रयोग शुरू कर दिए, तो भले ही मटर का पौध क्या है, बोलिए, उसके पुष्प क्या है, बोलो भाई, क्या है पुष्प? द्विलिंगी, है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि द्विलिंगी है कि चलो स्वपरागण कर लिया हो गया, नहीं। मटर ने अपना, मेंडल ने जब मटर के पौधे पर प्रयोग किया तो अपनी युक्तियों को पहले अपनाया। पहले क्या किया? प्रयोग के समय पौध के पुष्प को विपुंसन किया। आसपास के बगीचे में जो भी पुष्प थे मटर के, ठीक है ना, पौधों में, वो पुष्प के, चूंकि पुष्प द्विलिंगी था, सारे पुंकेसर को काट करके हटा दिया और कुछ पुंकेसर से परागकण को इकट्ठा कर लिया। अब बातें समझ आ गई बेटा, ठीक। तो किसका पुंकेसर काट दिया? लंबे पुष्प वाले का, और बौने का भी, सारे का हटा दिया, लेकिन लंबे पुष्प वाले का एक शीशे के पात्र में परागकण को इकट्ठा कर लिया। अब देखिए क्या करता है। तो ये विपुंसन एक प्रक्रिया, क्योंकि पुंकेसर काट दिया तो विपुंसन। दूसरी प्रक्रिया क्या अपनाया कि जो बौना पौध था, ठीक है ना, तो लंबे वाले का परागकण क्या किया? बौने वाले के ऊपर डाल दिया। डालने के बाद से क्या देखा? उसका बैगिंग टैगिंग कर दिया, बोराकरण बस्तीकरण कर दिया, अब उसे छोड़ दिया। तो उससे जो फलियां बनी, ठीक, आइए अब यहाँ क्रॉस में चला, ये देखें, आइए समझाते हैं। देखें, इससे टी देख रहे हैं ना, अर्थात एक ही एलिस, एक ही कारक। चूंकि इसका मियासी डिवीजन होगा तो अलग अलग भी एक ही कारक, समान कारक आएंगे, युग्मक एक ही जैसे। इनका मियासी डिवीजन होने से एक कारक, इनका भी मियासी डिवीजन होने से यह युग्मक यन के रूप में आया। दोनों मिले तो ऐसे दोनों मिल गए, क्या बन गए? देख रहे हैं ना, ये F1 बने। लेकिन ये पौध क्या मिल गए? ये लंबे पौध थे। क्या थे? लंबे पौध। क्योंकि यह कारक, इसी कारक की यहाँ लक्षण दिखाई दे रहा था F1 पीढ़ी में। वो परेशान हो गया, कहा कि इस कारक का लक्षण तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। फिर इस कारक से देखा, इसका फिर इस विषम युग्मकी का जब स्वपरागण कराया, क्या कराया? स्वपरागण कराया तो यह टी अलग कारक, ठीक, और ये देख रहे हैं ना, अलग युग्मक, ये टी अलग युग्मक और टी अलग युग्मक। ये देखिए, इस प्रकार से एक टी देख रहे हैं ना, एक टी
इस तरह से इस विषम युग्मकी से दो अलग अलग विषम युग्मकी बने। ठीक, तो यह भी पौध क्या बना, देख रहा है ना, लंबा पौध, यह भी तो लंबा पौध, यह भी तो लंबा पौध था। ठीक है ना। तो देखा कि F1 में सभी लंबे पौध थे। ठीक, अब इस लंबे पौध और लंबे पौध के बीच में क्रॉस कराया तो F2 मिला। क्या मिला बेटा, F2। F2 देखिए कैसे मिले, इधर देखिए, F2 मिलने का कारण ये T और ये T, देख रहे हैं ना, एक पौध क्या मिला, लंबा, यह T और यह T, देख रहे हैं, यह भी पौध क्या मिला, लंबा, यह T। ओके, अब देखिए यह T और यह T, मैंने स्मॉल टी कैपिटल टी लिया तो क्या मिला, लंबा पौध, स्मॉल टी और स्मॉल टी लिया तो ये पौध क्या मिल गया, बम। ओके, अर्थात यहाँ आकर के F2 पीढ़ी, ये जो कौन सा जनरेशन है, F2 जनरेशन, 3 लंबा मिले, 1 बौना मिला बेटा। ओके, इस प्रकार से उन्होंने देखा कि 3 संबंधे 1 का अनुपात यह एक प्रकार से फिनोटाइप था। क्या था, फिनोटाइप। जब जीनोटाइप का कैलकुलेशन किया, इसका कैलकुलेशन निकाला, सारे सांख्यिकी डाटा को वो एकत्र करता गया, क्योंकि 2 पीढ़ी देखा, अभी बता रहे हैं तीसरी पीढ़ी भी देखा, चौथी पीढ़ी भी देखा, और सबका डाटा कलेक्ट करता गया। इसी तरह से प्रत्येक 7 वर्ष में 7 जोड़ी लक्षणों का वो अध्ययन किया, अभी बता रहे हैं। तो ये देखा समजीनी है, समजीनी, लेकिन ये डोमिनेंट जीन है, शुद्ध लंबा। ये क्या हो रहे हैं, शुद्ध लंबा, ये शुद्ध बौना, तो शुद्ध लंबा के लिए, ठीक, ये दोनों देखिए है तो लंबा लेकिन विषम युग्मकी है, एक प्रकार से हाइब्रिड के जीन, बड़े जीन छोटे जीन, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये 2 पौध मिले और एक शुद्ध बौना मिला, तो ये जीनोटाइप अनुपात था। क्या था, जीनोटाइप। ये इस तरह से फिर क्या किया, F2 में इन्हीं के बीच क्रॉस करा दिया, फिर यही चीज मिलेंगे, 3 संबंध 1 का फिनोटाइप, 1 संबंध 2 संबंध 1 का जीनोटाइप। ठीक, इसी तरह से लंबा और बौना के बीच जब वो क्रॉस कराया, फिर पुष्पों का रंग देखा, फिर देखा ये फली की आकार देखा। इस तरह से अगले वीडियो में मैं इनके एक्सपेरिमेंट को, 7 एक्सपेरिमेंट को मैं बताऊंगा। अब बात यहाँ आया कि जैसे उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया, इसी एक्सपेरिमेंट को NCERT ने लिखा है एक जीन वंशागत। एक जीन वंशागत में मैंने आपको यहाँ प्रूव करके दिखा दिया कि ये विषम युग्मजी लंबा पौध देते हैं। विषम युग्मजी को अगर हम, ठीक, अगर उगाते हैं तो इस तरह के कई पौध, मान लीजिए 4-5 बीज इससे प्राप्त हुआ, जो जमेंगे उगेंगे तो सब लंबे लंबे ऐसे होंगे। इसी लंबे F1 को अगर स्वपरागण करा दिया तो देखिए मेंडल, यहाँ मेंडल ने क्या किया, क्रॉस पॉलिनेशन किया। ठीक, F1 में जो पौध मिला उस पौध को इसे छोड़ दिया, स्वपरागण होने दिया। तब स्वपरागण से देखिए यहाँ लिखे है ना, स्वपरागण, स्वपरागण, स्वपरागण से क्या मिला, F2 मिला बेटा। इसमें क्रॉस नहीं कराया गया, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं, पर परागण नहीं करा गया, ये अपने आप ये बीज बो दिए, तो ये सारे बीज लंबा वाले सब जमने के बाद आपस में परागण किए, तो इस तरह से वंशज मिले F2। ये है थीम इसकी। ओके, ठीक है ना, इस तरह से इनके वंशज मिले, और वंशज फिनोटाइप 3 संबंध है, जीनोटाइप 1 संबंध 2 संबंध 1। अब बातें कहाँ हो गई, 7 वर्ष तक 7 जोड़ी लक्षण का जब खोज किया, 1856 से लेकर 1863 तक, तो इनके नियमों का प्रचार प्रसार कार्ल कोरेंस, होगे डिवरीज और सर मैक ने किए। हीगो डिवरीज ने उस समय इस सारे खोज का वो जर्नल पत्रिका में निकाल दिए। जर्नल पत्रिका कहीं ज़्यादा दूर तक प्रकाशित नहीं हो पाया, व्याख्या इनकी ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाई, ये बेचारे का प्रयोग डंप हो गया। हीगो डिवरीज ने क्या किया, फ्लोरा नामक प्रकाशन अखबार में मेंडल के इन सारे नियमों को और अपने भी प्रयोग को ठीक तेज़ी से प्रसारित किया, और तेज़ी से ये बातें फैल गई। फैलने के बाद अब मेंडल के द्वारा खोजे गए नियमों का प्रचार प्रसार हुआ। कार्ल कोरेंस ने, ठीक, अब हीगो डिवरीज की बात कैसे आगे बढ़ गई, प्रिमरोज पौध पर म्यूटेशन का खोज किया था बेटा, ठीक है ना, और मक्के के पौध के ऊपर भी, जबकि मक्के के पौध के ऊपर जंपिंग जीन बारबरा मैकक्लिंटॉक ने भी खोजा था, नोबेल पुरस्कार विजेता थे वो। ये म्यूटेशन के विषय में बहुत बड़ी जानकारी हीगो डिवरीज ने दिया था। और इन्हीं के साथ यहाँ देखिए, ये नाम हमने दे रखा है, ये कहाँ गया, TH मॉर्गन। ये देखिए
फ्लोरा में ह्यूगो डिब्रीज प्रिमरोज पौध का प्रयोग किया। टीएच मॉर्गन ने ड्रासोफिला मक्खी, फल मक्खी है, उसके ऊपर प्रयोग किया और प्रयोग करके बता दिया कि ड्रासोफिला में सहलग्नता, कंप्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज सारे जीन और एलील्सों के कारण होते थे बेटा। अब इस नाते टी मॉर्गन को और ह्यूगो डिब्रीज को जानते हैं क्या कहा गया? एक्सपेरिमेंटल फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। और बेटसन को क्या कहा गया? जो जेनेटिक्स शब्द दिया था, यही बेटसन, कहाँ गए ये बेटसन, यही आनुवांशिक शब्दावली दिए थे 1905 में। देखिए, इनको मॉडर्न फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद इसी जेनेटिक्स में, लिखे तो नहीं है, जरा सुन लीजिए, चल करके ह्यूमन केस के ऊपर बायोलॉजिकल इफेक्ट, जीन्स के द्वारा होने वाली एल्कुप्टेरिया, रंजकहीनता, बहुत सारे वंशागत ये डिजीज, माने हेरिडिटियल डिजीज या इनहेरिटेंसी रोग का पता लगाया। कौन? गैरोड ने। तो गैरोड को बायोलॉजिकल फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये नाम सुन करके नोट्स बना लीजिएगा आप लोग। फिर आगे चलते हैं। जीन का खोज जोहानसन ने किया, तो कारक से बदल करके नाम क्या आ गया? जीन का। चूंकि जीन क्या है? वंशागत कारक की इकाई है, ठीक। उसके बाद से वेटसन ने एलील्स, समयुग्मकी, विषमयुग्मकी, जीनोटाइप, फिनोटाइप को उन्होंने व्यक्त किया। मेंडल के, देखिए, मेंडल ने जब स्वपरागण कराया तो ये नियम उन्होंने प्रतिपादित किया था। इस पर लोग निष्कर्ष निकाले। कौन निष्कर्ष निकाले? कार्ल कोरेंस। मेंडल ने कहा कि कारक इकाई का निष्कर्ष, क्योंकि जो कारक होता है वो लक्षणों का वंशागत करने वाला इकाई है, ठीक। और एक ही कारक किसी भी लक्षणों को या तद्रुप को, ट्रेट को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने का कार्य करता है। यहाँ देखा, इनमें से एक जोड़ी कारक है ना, तो इसमें से टी ही आ रहा है ना, बोलिए। और सूत्री विभाजन होने पे यही टी तो आया दोनों में से, इन दोनों में से यही टी तो आया, बोलिए, यही आया ना। इन दोनों में से यही टी आ रहा है ना, देखिए। तो आने के बाद यही टी अपना लक्षण यहाँ दिखा रहा है ना, लंबा पौध का। इस आधार पर ये मेंडल कहते थे कि जो कारक होता था वही पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाता था, ठीक। तो समझीनी से, समझीनी डोमिनेंट, समझीनी रिसेसिव से बनने वाले F1 जनरेशन हमेशा विषम युग्मजी होते थे। और विषम युग्मजी के बाद से, ठीक, जो अगले F2 में आते थे तो वो पेरेंट के जैसे कैरेक्टर मिलते थे। लेकिन कार्ल कोरेंस ने कहा कि नहीं, कारक इकाई का अपवाद 2 नियम है। उन्होंने क्या कहा, जरा देखिएगा, यह है इनका अपवाद। अपवाद बहुत मेन चीज़ है, एनसीईआरटी ने इसे दे रखा है, समझा रखा है। शब्द डायलॉग के रूप में सुनते रहिएगा। अगर इस मोबाइल में, चूँकि डिजिटल बोर्ड है नहीं, मोबाइल में जो भी आ जाए, लेकिन मेरे शब्दों को सुनते रहिए, उसको भगा भगा के रोक रोक के पढ़ते रहिएगा। एक लक्षण को अनेक जीन्स मिल करके नियंत्रित करते हैं तो उसे पॉलीजीनिक या बहुजीनी वंशागत कहते हैं। ये कार्ल कोरेंस का अपवाद रहा और नियम भी रहा। मेंडल के नियमों का अपवाद बन गया जो कारक है ना, कि ऐसा नहीं कि एक ही कारक लक्षण को व्यक्त कर दिया, कहा नहीं। अब किसी लक्षण को एक कारक व्यक्त नहीं करते, नियंत्रित नहीं करते। कितने करते? बहुत से जीन मिल करके नियंत्रित करते हैं एक लक्षण को। जैसे त्वचा का रंग देख रहे हैं, त्वचा का लिखे, मैं हंसी में लिखा हूँ, मैं काला तू गोरा, जान के हंसी में लिखा हूँ। आइए मिटाता हूँ। काला रंग त्वचा का और गोरा रंग त्वचा का, ठीक। तो त्वचा के रंग ये लक्षण हो गए। त्वचा के रंग क्या हो गए? लक्षण। इनका तद्रूप देखिए क्या है? काला। काला रंग को कितने जीन, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी कर रहे हैं ना, ठीक। और गोरा रंग को यहाँ देखिए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, इतने जीन मिल करके गोरा रंग का नियंत्रण कर रहे हैं। अगर इन दोनों व्यक्ति के बीच, ठीक, एक महिला है और एक
पुरुष है, ये मान लीजिए पुरुष है और ये महिला है, इनके बीच प्रजनन अगर कराया जाता है तो इनसे होने वाले F1 संतान मध्य त्वचा रंग के होंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक, कैपिटल सी स्मॉल सी। ये देखिए बहुजीनी, ठीक है ना, बहुत सारे जीन मिल करके मीडिएटर कलर, गेहुआ रंग, मध्य कलर F1 में दिए कि नहीं दिए, इसको फिर आगे पढ़ेंगे, वहाँ विस्तार बताएंगे। फिर दूसरा अपवाद उन्होंने क्या कहा, ये तो पहला अपवाद, कौन सा अपवाद, बहुजीनी वंशागत, त्वचा के रंग पे एक ही लक्षण को एक से अधिक एलील्स युग्म मिलकर, देखिएगा बड़ा सटीक चीज़ें बता रहा हूँ, एक ही लक्षण को एक से अधिक एलीली युग्म मिलकर नियंत्रण करते हैं। जब एक से अधिक एलील्स एक लक्षण का नियंत्रण करते हैं, डायलॉग हमारा सुनिएगा, परिभाषा इसका नोट्स बनाइएगा, तो क्या कहते हैं, बहु एलीलवाद, मल्टीपल एलीलिज्म। क्या कहते हैं, मल्टीपल एलीलिज्म। हमारे ब्लड ग्रुप ए बी ओ, इनके बीच में जब क्रॉस कराए जाते हैं तो इन पर उपस्थित एलील्स, कोई डोमिनेंट कोई रिसेसिव, ठीक। अब ये एलील्स आगे चल करके दिखाएंगे ब्लड ग्रुप में, कोई प्रभाविता का दिखाएगा, कोई सह प्रभाविता का दिखाएगा। तो आज वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।